गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करना है अपने को रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक। देखो, रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम वालों के पास, हिंदी मीडियम वालों के पास एक ही स्लाइड जा रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है इंग्लिश वालों को थोड़ी बहुत हिंदी सीखने को मिल जाए और हिंदी वालों को थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने को मिल जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव अपने अपने दिमाग के होते हैं। मेरे को तो हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। मतलब अगर मैं सपोज हिंदी मीडियम का बन के सोचूं तो मुझको ये पॉजिटिव नज़र आता है कि हाँ, कुछ मेरे को इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे जो कि मेरे MBBS के अंदर काम करेंगे। मैं अगर इंग्लिश मीडियम वालों का सोचूं, इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को अपनी मातृभाषा के कुछ शब्द है ना ऐसे समझ में आ रहे हैं जो कि किसी में किताब में पढूं और अगर मेरे को उसकी देखने की जरूरत नहीं पड़े, शब्दकोश वगैरह इंटरनेट खोजने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे मिल जाए। तो पॉजिटिव अपनी अपनी जगह है। नेगेटिव एक हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट से संबंधित होगी, सर हमारे को तो बिना बात ही हिंदी में भी मिल रहा है। तो बेटा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरी अलग अलग नहीं है। रिएक्शन से रिएक्शन में थ्योरी होती नहीं है। रिएक्शंस आपके 3 टॉपिक्स में चलेगी, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन। तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन के अंदर आप पढ़ें और अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो मुझको वापस मेरे को फीडबैक दें, है ना। मेरे नंबर आपको मालूम ही है, मेरे को फीडबैक दें ताकि मेरे को पता चले कि अच्छा ये समस्या है। वैसे मैं कोशिश करूंगा किसी मीडियम के किसी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना हो पाए, उस बात का मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान रहता है ना। तो आप मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा कि सर इस तरह से हमें दिक्कत आ रही है या दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया बात है तो वो भी लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिक्कत है तभी लिखेंगे, अच्छी बात नहीं लिखेंगे, अच्छी बात लिखेंगे सर हवा में उड़ने लगेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उड़ा दो यार, ठीक है ना। तो आप जो पढ़ रहे हो है ना उसको दोनों लैंग्वेज में देख लो। हालांकि इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ऐसे कोई सी कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। तो अब देखो बेटा, ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम सब है। इनको याद करने का तरीका है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये आपको पीरियड टेबल में यानी कि अवध सारणी में आपको याद करवा दिया होगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शंस मैंने 5 चीज़ों के साथ लिखी है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं तो एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल है बेटा, धातु या अधातु है तो मेटल है। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन देगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन देगा वो H+ खाएगा या Cl नेगेटिव। तो अपना जवाब होना चाहिए H+। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सर माइनस तो Cl खाएगा। अरे ये Cl माइनस नहीं, Cl तो माइनस ऑलरेडी है। ये Cl नहीं है बेटा, HCl में Cl नहीं होता, Cl माइनस होता है। और जब Cl माइनस है तो इलेक्ट्रॉन क्यों खाएगा? तो इसका जो इलेक्ट्रॉन उड़ेगा वो ये H+ खाएगा और H+ खा के हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ये रिएक्शन देखो, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन से H बनेगा और ये H एक और H के साथ H2 गैस बना लेगा। यानी आज के बाद मान के चलो कि जब भी कोई धातु यानी कोई मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो H+ आयन लेगा, अगर एसिड नहीं है तो पानी H+ आयन ले लेगा। यानी कुल मिलाकर जो पानी का H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। अगर HCl नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर डाइल्यूट NaOH, यहाँ तो H+ नहीं है बेटा, तो डाइल्यूट यानी कि पानी जो है वो पानी का जो H+ आयन है वो इसके इलेक्ट्रॉन लेके वापस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी एक बड़ी अजीब सी बात है और वो ये बात ये है कि एल्यूमिनियम चाहे अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्योंकि बेटा दोनों ही मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो देगा और वो इलेक्ट्रॉन खाएगा कौन? H+। और H+ इलेक्ट्रॉन खा के हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका मतलब एक बहुत बढ़िया बात हो गई कि एल्यूमिनियम एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है यानी रिलीज करता है। तो हाइड्रोजन गैस तो बनानी, अब बाई प्रोडक्ट क्या बनाना है वो देखो, Al और Cl बनके क्या बन जाएगा? AlCl3, AlCl3। मैं बहुत पहले बता चुका हूं सारे क्लोराइड जल में विलय यानी कि है ना पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये AlCl3 एक्वस बनेगा, घुला हुआ बनेगा और साथ में गैस कौन सी रिलीज होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये इसका जवाब हो गया। तो एल्यूमिनियम HCl में घुल जाता है, एल्यूमिनियम HCl में घुल जाता है और HCl में घुल के AlCl3 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये कारण है कि एल्यूमिनियम में HCl रखें तो अच्छी बात नहीं है। एल्यूमिनियम के पात्रों में, एल्यूमिनियम के वेसल्स में अगर मैं HCl गैस HCl रख रहा हूँ, HCl स्टोर कर रहा हूँ तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम घुलने लगेगा। हम क्यों चाहेंगे? क्योंकि मेटल हम जिस मेटल में हम कोई चीज रख रहे हैं वो कुछ दिनों बाद पता चले कि मेटल ही बर्बाद हो गया, तो ये हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। और इसलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl होने पर ही बनेगा। एल्यूमिनियम डाइल्यूट NaOH के साथ क्या बनाएगा वो देखिएगा बेटा। एल्यूमिनियम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो खाएगा तो H+ आयन, वो हमने बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन एल्यूमिनियम का आयन कौन सा बनेगा? +3, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 आयन बनाता है। वो +3 OH के साथ क्या बना लेगा? AlOH होल थ्राइस। अब मैं जानता हूं बेटा सबका जवाब है AlOH होल थ्राइस।
AlOH होल थ्राइस, कहीं ना कहीं मैं आपको बता चुका हूं कि AlOH होल थ्राइस एक जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि जेल नुमा सफेद अवक्षेप है ना। AlOH होल थ्राइस एक अवक्षेप होता है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि लैब में हमने जब देखा तो इसमें अवक्षेप नहीं मिला, यानी पीपीटी नहीं मिला, प्रेसिपिटेट नहीं मिला। जब हमने देखा प्रेसिपिटेट क्यों नहीं मिला तो पता चला कि प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वापस रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है यानी उभयधर्मी होता है। आपको मैंने बता दिया है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ चुके हो कि AlOH होल थ्राइस नाम की चीज उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होता है, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। इस बार NaOH है तो NaOH के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा, और जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है, यहां पे लिख दिया मैंने NaOH, तो बताओ अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Na आएगा कि नहीं आएगा? बेटा देखो प्रोडक्ट में बना रहा हूं, यहां पर अलग से लिख रहा हूं, वहां जगह कम है इसलिए Na प्लस तो आएगा, और ये AlOH 3 है, एक और OH यहां से मिल जाएगा तो बन जाएंगे Al के पास OH हो जाएंगे 4, ये हो गए 4 AlOH का होल 4 और ये नेगेटिव चार्ज। मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट बन जाएगा, ये सोडियम सॉल्ट होने के कारण वाटर सॉल्युबल होता है। तो कुल मिलाकर मैं यहां प्रोडक्ट लिख दूंगा NaAlOH का होल 4 और प्लस हाइड्रोजन गैस तो बनेगी सही। ये वाटर सॉल्युबल, ध्यान रखना बेटा, जल में विलय है। इसका मतलब एल्यूमिनियम को आप क्षार है ना, एल्यूमिनियम के पात्रों में आप क्षार भी नहीं रख सकते, यानी एल्यूमिनियम के वेसल्स में आप बेस भी नहीं रखना चाहिए। एनसीईआरटी में कहने की क्वेश्चन दे रखा है कि एल्यूमिनियम वेसल्स में हमें कोई सॉल्ट जिसमें कि सोडियम हो, है ना, क्योंकि वो सोडियम वाले सॉल्ट तो बेसिक सॉल्ट्स होंगे, जैसे Na2CO3 है, तो एल्यूमिनियम के वेसल्स में कभी भी Na2CO3 का सॉल्यूशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और बेसिक होगा तो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाएगा। तो वी शुड नॉट कीप द कंपाउंड्स लाइक HCl और NaOH, है ना, इन द वेसल्स ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज इट विल रिएक्ट। ये बात ध्यान रहेगी बेटा, ध्यान रख लीजिएगा। बताओ इस बात के कारण हम क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो उनसे दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो मैं मालूम ही था, क्या नहीं बता दिया आपने। बेटा आपको जो मालूम था वो ये था कि AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक है। मैं यहाँ कुछ और बात कर रहा हूँ, मैंने पहली बार ये बोला, हो सकता है कि ये पहले नहीं सुना हो आपने, तो अब सुन लीजिएगा। एल्यूमिनियम एक ऐसे मेटल का एग्जांपल है जो खुद एम्फोटेरिक मेटल है, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद एसिड और बेस में घुल रहा है, उससे रिएक्शन कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अलग से, एल्यूमिनियम बराबर एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी, यानी दोनों गुण रखने वाला, यानी दोनों एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करने वाले को अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो इन रिएक्शन से क्लियर हो रहा है कि एम्फोटेरिक है। साथ में हाइड्रोजन गैस दोनों बनानी, ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम लोग इसमें नहीं बनाते हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जो NaOH है, ये NaOH, ये एल्कली जो है NaOH, ये कचरे को घोलने के लिए बहुत अच्छा रिएजेंट है, कचरे को घोलने के लिए अच्छा रिएजेंट है। साथ में अगर मान लीजिए किसी ड्रेन पाइप के अंदर, है ना, किसी कचरे वाले, है ना, जो क्या नाली के पाइप्स होते हैं, उसमें अगर मान लीजिए कचरे को हटाना है, ब्लॉकेज को रिमूव करना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इस मिक्सचर को, एल्यूमिनियम NaOH के मिक्सचर को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सचर में एक तो NaOH है जो कि कचरे को घोलने का काम करेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगी, उससे ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी जो भी अवरुद्ध है उसके हटने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए कि इनमें से कौन से मिक्सचर को हम ड्रेनेज पाइप यानी कि नाली साफ करने के लिए, यानी उसमें से कचरा हटाने के लिए कौन से मिक्सचर को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये आंसर जाएगा, एल्यूमिनियम NaOH का मिक्सचर हम काम में ले सकते हैं। फिर अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन बड़ी सिंपल है। एल्यूमिनियम तो +3 बनाएगा, नाइट्रोजन -3 बनेगा, बिकॉज नाइट्रोजन बनाता है नाइट्राइड N-3 और एल्यूमिनियम बनाता है +3, दोनों के +3 -3 कैंसिल होके बन जाएगा AlN, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर भाई तो आपको कह दें, बताओ इसके जलक बटन यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बनेगा, तो बड़ा सिंपल है, एल्यूमिनियम +3 ये पानी का OH खा लेगा और बना लेगा AlOH का होल थ्राइस, और N पानी का H खा लेगा और बना लेगा अमोनिया, ये अमोनिया बना लेगा। बेटा आप ऐसे मत सोचना कि आपको रटना है, आप आराम से दिमाग लगाओ। एल्यूमिनियम +3 है, पानी का OH है, प्रोडक्ट बनेगा AlOH होल थ्राइस। पानी के पास H+ भी होता है, वो H+ ही N खाएगा, क्योंकि N पर आवेश -3 यानी आवेश मतलब चार्ज, N पर -3 चार्ज है, वो -3 चार्ज H के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लेगा। इस तरह से हम रिएक्शन को याद कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट एल्यूमिनियम और HNO3 की रिएक्शन, जो मेरे को पूरे इस ग्रुप 13 की सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगती है, वो ये वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट लगने वाली बात यह है बेटा कि रिएक्शन होती ही नहीं है, इतनी आसान है, होती ही नहीं है, नथिंग, नो रिएक्शन। अगर आप बोलोगे नो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट क्यों है,
तो इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि लगेगा सबको कि अरे HNO3 इतना प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि होता तो है। एल्यूमिनियम है ना रिएक्टिव मेटल है और HNO3 एक रिएक्टिव एसिड है, तो ऐसा लगता है कि जब HCl में रिएक्ट करके तो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब लोगों ने देखा तो एक बड़ी अजीब सी घटना हो रही थी। वो क्या हो रही थी वो ढंग से सुनना। मान लीजिए कि एल्यूमिनियम वेसल है और एल्यूमिनियम वेसल की रिएक्शन, एल्यूमिनियम के मेटल की रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO3 के साथ में। हम जब इसके संपर्क में HNO3 लाएंगे तो HNO3 क्या करेगा, इसके सरफेस पर जो एल्यूमिनियम के मेटल है, मेटल पार्टिकल्स हैं, उनको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीकृत करेगा उनको। अगर इनको ऑक्सीकृत कर दिया तो बन जाएगा Al2O3। लेकिन यह अभिक्रिया ये देखा गया है कि सिर्फ सरफेस पर होती है, अंदर नहीं हो रही है। दिस रिएक्शन अकर्स ओनली एट द मेटल सरफेस एंड नॉट इन द बल्क पोर्शन। यानी कि मेटल के, है ना, हिंदी वाले सुन लो कि मेटल का एक तो होता है बेटा सरफेस, और सरफेस तो होता है सतह, और अंदर वाले को बोलते हैं स्थूल। स्थूल यानी कि अंदर बल्क पोर्शन, जहां पर अंदर सबसे ज्यादा मेटल स्टोर्ड है। एक तो इसका जो स्किन जैसा पोर्शन है वो, ठीक है ना, वो तो वहां तो नाइट्रिक एसिड अटैक कर देगा और ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं, किताबों में जो लिखी हुई लाइन होती है वो ये है, एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के संपर्क में आने पर पृष्ठ पर ऑक्सीकृत होकर एक पतली परत बना लेता है। एल्यूमिनियम व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। इसका मतलब ये कि हमें इसको ओवरऑल रिएक्शन नहीं मानना है, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत कम हुई बेटा, सिर्फ सरफेस पर रिएक्शन हुई है ना, सरफेस पर रिएक्शन हुई, अंदर तक कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका जब अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई, सरफेस पर रिएक्शन हुई, तो इसको ओवरऑल रिएक्शन हमें नहीं मानना है। सिर्फ कमेंट ध्यान रखना है कि सर ने क्लास में कमेंट बताया था, लिख देना कमेंट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप बस अपने कमेंट लिख देना, अपने नोट्स के अंदर कमेंट लिख देना। कमेंट ये लिखा जाएगा कि एल्यूमिनियम जब सांद्र HNO3 के संपर्क में आता है तो उसके पृष्ठ पर उपस्थित कण ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एक पतली परत बन जाती है, जिसे रक्षक परत भी कहते हैं। एक पतली परत बन जाती है जिसे रक्षक परत भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। जब एल्यूमिनियम when aluminum comes in contact with HNO3 then a thin protective oxide layer is formed on the surface, है ना। इस तरह से हम कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड ने मेटल को निष्क्रिय कर दिया है। निष्क्रिय इसलिए कर दिया बेटा, ऊपर सरफेस लेयर चढ़ गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स का लेमिनेशन करवाते हो, लेमिनेशन करवाते ही रक्षा हो जाती है ना, उनकी रक्षक परत बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। तो इट डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड पैसिवेशन। इंग्लिश में बोलते हैं पैसिवेशन, हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड ने एल्यूमिनियम को निष्क्रिय कर दिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रिक एसिड ने एल्यूमिनियम को निष्क्रिय कर दिया। नाइट्रिक एसिड ब्रिंग्स पैसिवेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे रिएक्शन इसमें होती तो है, लेकिन सिर्फ सरफेस पर होती है। तो मैंने पूरा आपको बता दिया है। बस इसमें एक खास बात यह है कि एल्यूमिनियम जैसे दूसरे मेटल्स भी हैं जो ऐसे रिएक्शन देते हैं, और वो ये वाले हैं BeAl, Fe, Cr। ये चार ऐसे मेटल्स हैं। ये S ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है, दो D ब्लॉक के हैं। एक S ब्लॉक का, एक P ब्लॉक का, दो D ब्लॉक के ऐसे मेटल्स हैं जिनके संपर्क में नाइट्रिक एसिड आने पर उनके सरफेस पर, है ना, उन एक रक्षक परत यानी प्रोटेक्टिव लेयर जमा कर देता है, जिसको पैसिवेशन ऑफ मेटल कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आपको याद करना हो तो मैं याद करने का तरीका बताता हूं। बेकार आलू फेंका करो। वैसे आलू फेंका करो आपने पहले सुना हुआ है ना, आलू फेंका करो पहले आपने सुना हुआ है। क्यों सुना हुआ है वो आप सोचो, मैंने आपको याद कराया है पहले। तो आलू फेंका करो तो ठीक है, लेकिन अब उसमें आलू फेंका करो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता है। क्यों फेंक दे भाई आलू, फ्री के आते हैं क्या? तो अब उसमें लॉजिक डाल दो। बेरिलियम आते ही थोड़ा लॉजिक आ गया, बेकार आलू फेंका करो, अच्छा खा लिया करो, ठीक है ना। तो बेकार आलू फेंका करो, ये ऐसे मेटल्स हो गए चार जो नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में, जो नाइट्रिक एसिड में के कांटेक्ट में आने पर पैसिवेशन शो करते हैं, निष्क्रिय बन जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। ये टॉपिक प्योरली याद करने वाला है, मुझको भी पहले नहीं मालूम था। आप ये सोच रहे होंगे कि अपने आप कैसे निकाल लेते हैं बेटा, कोई गणित नहीं चल रही है कि मैं अपने आप निकाल लेता हूँ। किताबों में ढूंढ के पढ़ना पड़ता है, तब जगह पता चलता है। अब क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी में कोई एक जब टॉपिक चल रहा है तो उसमें एक एग्जांपल देंगे, फिर हमें दूसरा एग्जांपल दूसरे में मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ इस ऐसी क्लास में पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमें पता पड़ गया कि अच्छा बेकार आलू फेंका करो, ये चार मेटल्स हैं। दूसरे भी चैप्टर में आएगा तो वापस रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस भरोसे नहीं रहे कि दूसरे चैप्टर में आएगा तो सर ने कहा कि चलो दो तीन बार तो रिवाइज करेंगे अपन, तो आराम से कोई बात नहीं, एक बार लेक्चर देख लेते हैं फिर आराम से मजा करते हैं। तो ऐसे नहीं, एकदम अलर्ट होके फोकस्ड होके आप देखो, ताकि आपको दूसरी बार जरूरत ना पड़े।
चलो लास्ट है Al+O2। Al+O2 एल्यूमिनियम को ऑक्सीडेशन कर दो, एल्यूमिनियम पाउडर लिया, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, Al2O3। Al2O3 का लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसका कैटायन पे चार्ज हाई है, एनायन पे चार्ज हाई है, दोनों का साइज छोटा है। इस कारण से इनका जो लैटिस बनेगा इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो चालक बनेगा इतना प्रबल बनेगा कि खूब सारी ऊर्जा निकलती है, खूब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, है ना। एनसीईआरटी में तो बता रखा है अलग से कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है, मुझको वो याद नहीं है कितनी रिलीज होती है, लेकिन मेरे को ये याद है रिलीज काफी ज्यादा होती है। तो ये रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये मेटलर्जी में भी ये लाइन काम आएगी, जब आप मेटलर्जी में थर्माइक प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तब भी ये काम आएगा। अभी तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इस रिएक्शन का डेल्टा H बराबर नेगेटिव है। आप सब लोगों को ये तो मालूम होना ही चाहिए कि डेल्टा H नेगेटिव होने का अभिप्राय है, द मीनिंग ऑफ डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव इज दैट द रिएक्शन इज गोइंग एक्सोथर्मिक, यानी अभिक्रिया उष्मा, है ना, शोषी है या शेपी है, तो शेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये 5 रिएक्शन इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम के लिए हो गई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये वाली, ध्यान रखना बेटा। मैं जानता हूं कुछ समय बाद जब मैं ग्रुप 15 वगैरह स्टार्ट करूंगा तो आप इसको हो सकता है भूल जाओ, तो बेटा फिर ऐसा मत करना, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूंगा तो ये मान के चलूंगा पहले वाली चीजें आपको आती हैं, ठीक है ना। ये दूसरे, ये 5 के बाद छठी रिएक्शन करने से पहले कोशिश करना कि रिएक्शन करने का बेस्ट तरीका जो है वो मैं बताया तो आपको। रिएक्शन जब आप कर रहे हो तो एक कॉपी लो, उस कॉपी पे सारी रिएक्शंस लिख लो जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ना, वो ये रिएक्शन। उत्पाद मत लिखना, यानी प्रोडक्ट्स मत लिखना, सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्टेंट लिखते जाओ, और प्रोडक्ट को लिखो पेंसिल से, और रिएक्शन याद करके लिखो। एक बार तो हमने वीडियो देख लिया, अब कोशिश करो कि जब कॉपी जब नोटबुक में लिख रहे हो तो प्रोडक्ट नहीं लिखो, प्रोडक्ट बाद में लिखो और याद करके लिखो, फिर उसको वीडियो से मैच करो कि वीडियो से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको मजा आ जाएगा बेटा। ये तरीका सबसे बेस्ट है। रिएक्शन को अगर आप चाहते हो एक बार में कर लें, क्योंकि मैं जानता हूँ बेटा एग्जाम के पहले तक मेरे पास ये हर साल का, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर साल ये रहता है कि सर वो थोड़ी रिएक्शंस में दिक्कत है। और रिएक्शन में दिक्कत सिर्फ उन लोगों को होती है जो लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं किस तरह से पढ़ने को कहा गया था। थ्रू आउट द रिएक्शंस पार्ट, है ना, आपको अपने मान के चलना है कि रिएक्शंस पार्ट के दौरान हमें रिएक्शंस लिखनी है और लिख लिख के याद करनी है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लिखना चाहें, ये बार बार नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, ये तो पेंसिल से एक बार लिख दो, पेन से एक बार लिख दो, इसको लिखो पेंसिल से। पेंसिल से इसलिए ताकि आप दूसरी बार रिवाइज करना, वापस रब किया, वापस रब के वापस लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से एक तो स्टैंडर्ड अपने पास आंसर्स होने चाहिए कि हम ये तो है हमारे पास आंसर्स हैं, और एक प्रैक्टिस के लिए अपने आप बनाओ। तो कुल मिलाकर आपको अपनी समझदारी से इसको बिल्कुल गणित जैसे करना है, जैसे कि अपन मैथ्स करते हैं कि हर बार वापस सोच के और वो करते हैं, वैसे ही आपको ये लगेगा कि नहीं सर है तो रटना ही ना, तो रटना तो है, लेकिन इसमें वैसे नहीं जैसे थ्योरी के पार्ट रखते हैं, कोई डेफिनेशंस नहीं है ना। यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कभी क्या कोई तरीकों से बता रहा हूँ, तो वो तरीके सारे के सारे आपको जो है परेशान न करें। उसके लिए जरूरी है इनको पहली बार जब करें तो भी ढंग से कर लें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलो AlCl3, ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हैं, वापस बता रहा हूं। AlCl3 की रिएक्शन पानी के एक्सेस में, मैंने कहा था AlCl3 अभी थोड़ी देर पहले बोला, AlCl3 जल विलय है, जल में विलय हो जाता है। लेकिन बेटा क्या होता है, पानी अगर मात्रा कम हो तो कैसे घुलेगा, तो जब पानी की मात्रा कम है तो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन क्या करेगा, एल्यूमिनियम पानी का OH खाएगा, Cl पानी का H खाएगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl बन जाएगा। तो यहां पर तो बन जाएगा बेटा Al+3 एक्वस प्लस Cl- एक्वस। इसका मतलब है कि इसमें तो पानी अगर आधिक्यम है तो इसका हो जाएगा जल योजन, है ना। जल योजन को बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन यानी जल योजन। तो कुल मिला के AlCl3 पानी के आधिक्य में यानी एक्सेस में जल योजित हो जाता है। एल्यूमिनियम आयन अलग, Cl- आयन अलग, उनको पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। लेकिन अगर जल की मात्रा कम हुई तो इतना नहीं, क्योंकि जब जल की मात्रा कम है तो इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल कहां से ले आओगे, तब होगा जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। यानी अब पानी को रिएक्शन अगर करना है तो टूटना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि पानी का टूटना बहुत मुश्किल है, इसलिए पानी सभी AlCl3 को नहीं तोड़ पाएगा, यानी सारे AlCl3 रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको पार्शियल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं, यानी आंशिक जल अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कुल मिलाकर AlCl3 अगर मॉइस्चर, नमी का मतलब ये हो गया कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, देयर इज नॉट एक्सेस ऑफ वाटर। Had it been excess of water तो it would have been written, है ना, लिखा हुआ होता, लेकिन लिखा हुआ मॉइस्चर है, मतलब पानी की कमी है, और इसमें होगा हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। मैं यहाँ pH लिख रहा हूँ
आप नोट्स बनाते समय हिंदी वाले इसको आंशिक जल अपघटन लिख देना और इंग्लिश वाले पार्शियल हाइड्रोलाइसिस लिख देना। और रिएक्शन में क्या कराओगे बेटा, एल्यूमिनियम पानी के OH को क्या बना लेगा, AlOH का होल थ्राइस, और Cl बना लेगा HCl। HCl एक गैस है और एक गैस व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में निकलती है। इसलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि लैब में अगर AlCl3 का बोतल रखा हुआ है तो AlCl3 की बोतल के किनारों पर है ना सफेद धूम्र दिखाई देते हैं, जिनको व्हाइट फ्यूम्स कहते हैं। व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा AlCl3 थोड़ा वोलेटाइल कंपाउंड होगा, बोतल में से थोड़ा निकल रहा होगा तो लोगों को दिख रहा होगा सफेद रंग। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कमरे में मॉइस्चर होता है बेटा वो AlCl3 से रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन जब होती है, ये वाली रिएक्शन जब होती है तो HCl के व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे, वो व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि AlCl3 का जार यदि कहीं रखा है, AlCl3 की बोतल कहीं रखी है, तो उसके किनारों पर जो AlCl3 होता है वो मॉइस्चर के साथ क्रिया करके HCl गैस बना लेता है। बनाता तो ये भी है लेकिन ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये गैस के फॉर्म में नहीं है, तो सॉलिड कंपाउंड है, तो ये तो वहीं रहेगा, और जो गैस के फॉर्म में वो हमें दिखाई देगा, वो HCl होगा, राइट। यानी कुल मिलाकर एल्यूमिनियम से संबंधित हमारी स्टडीज पूरी हो चुकी हैं। अब आता है बोरोन से संबंधित। बोरोन संबंधित कंपाउंड बेटा डाइबोरेन, B2S6। B2S6 के बारे में जो मैं बताऊंगा, काफी कुछ है ना डाइबोरेन के बारे में आप पहले से जानते हैं, खासतौर पे उसका स्ट्रक्चर, उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है। लेकिन अब बात थोड़ी अलग है, हमें थोड़ा कुछ और प्रिपेयर करना है। क्या करना है वो सुनो। ये है BF3 और ये है NaH। बताओ BF3 में बोरोन की स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो ये +3 है। बोरोन +3 अवस्था में है। और NaH में Na तो प्लस है और H पर है माइनस। अब बताओ कौन किस पर अटैक करेगा, या मैं सीधे सीधे पूछूं आपसे, हाँ ये H- कहां अटैक करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बोरोन पर। तो H- जब बोरोन पर अटैक करेगा, ये H- का अटैक जब बोरोन पर होगा, तो बताओ बोरोन अपने पास से किसको भगा देगा, तो आंसर है F को भगा देगा। क्योंकि जब H अटैक कर रहा है, H पे माइनस चार्ज है, H अटैक कर रहा है, H की अटैकिंग पावर ज्यादा है ना, क्योंकि माइनस चार्ज H पर अनस्टेबल है, तो फटाफट अटैक करेगा और F को बाहर निकाल देगा। आपने सबने ऑर्गेनिक में और मैंने भी इनॉर्गेनिक में पढ़ा रखा है कि F अच्छा छूटने वाला समूह, हेलोजेंस अच्छे छूटने वाले समूह होते हैं, जिनको बोलते हैं लिविंग ग्रुप्स। तो हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो व्हेन द H- अटैक्स बोरोन, यानी जब H- बोरोन पर अटैक करेगा तो F- निकलता रहेगा। इस तरह से रिएक्शन अगर 3 बार हो गई तो B के पास 3 H आ जाएंगे और BH3 बन जाएगा। हम सब जानते हैं बेटा BH3 अनस्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यून यानी डेफिशिएंट है ये। तो ये BH3 अनस्टेबल है, इसलिए डैमर बना लेता है, और डैमर बनाता है वो कहलाता है B2S6। यानी जब भी मैं BH3 बनाऊं, अपने आप B2S6 बनाने का आपको पूरा अधिकार है ना। आपसे कोई नहीं पूछेगा नहीं BH3 को आपने चिपकाया तो नहीं, वो अपने आप चिपक जाएंगे। तो आप BH3 बना के छोड़ दो, बस वही B2S6 की प्रिपरेशन है। तो आज के बाद ध्यान रखना कि सर ने बताया BH3 बना दो, B2S6 की प्रिपरेशन वही है जो कि BH3 की प्रिपरेशन है। इनफैक्ट आपको लिखना भी BH3 नहीं है, आपको लिखना है B2S6। वापस देखो, मैंने सेम कंपाउंड लिया, इस बार CCl3 लिया, इस बार छूटने वाला समूह Cl है, लिविंग ग्रुप इस बार Cl है, यानी इस बार H अटैक करेगा बोरोन पर, Cl को बाहर निकाल देगा, सेम कंपाउंड बना देगा। यह है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कि अगर आपको मालूम हो तो लिथियम होता है Li+, एल्यूमिनियम होता है, चलो एल्यूमिनियम होता है Al+3, और उसके बाद है H-। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप यूज करते हो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक के रूप में। तो ये बहुत ही बढ़िया अपचायक है क्योंकि इसमें H- प्रेजेंट है। वापस बेटा देख, इसमें भी H- था तो ये B2S6 बना, इसमें भी था बना, इसमें भी है तो इसमें बनेगा, तो यहाँ भी आंसर होगा B2S6। यानी कुल मिलाकर क्या ध्यान रखना बेटा, बोरोन के हेलाइड्स पर जब भी बोरोन के हेलाइड्स पर जब भी H- वाले यौगिकों का आक्रमण होगा, बोरोन के हेलाइड्स पर जब भी H- वाले कंपाउंड्स का अटैक होगा, तो डाइबोरेन बनेगा ही बनेगा। ये रिएक्शन बेटा वो है जो कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। एम्स में भी रिएक्शन आ रखी है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। अब इस रिएक्शन में क्या है बेटा, इस रिएक्शन में ढंग से देखो तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड कहलाता है। इसमें इसके तोड़े करोगे तो एक तो ये Na+ निकलेगा और दूसरा निकलेगा BH4 नेगेटिव। BH4 नेगेटिव को यहां लिख रहा हूं, देखो क्या है, BH4 नेगेटिव बराबर है BH3 प्लस H नेगेटिव। इसका मतलब इसमें BH3 पहले से ही है, यहां तो BH3 नहीं था तो हमने बनाया, लेकिन यहां तो BH3 बेटा है। हमें तो इसमें से H- यहां में हमने H- डाला था, यहां से H- हटाना है। अगर मैंने इसमें से H- हटा दिया, H- अगर मैंने इसमें से हटा दिया तो ये बचेगा, और ये बचते ही चिपकेगा दूसरे BH3 के साथ और बना लेगा B2S6। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको B2S6 बनाना है
इस वाले यौगिक में से अगर इस वाले यौगिक से B2H6 बनाना है तो इसमें उल्टा सोचो, इसमें यूं सोचो कि इसके H- को निकालने वाला कोई चाहिए। H- को निकालने वाला होता है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन बोलता है मैं तो हूं हेलोजन और तू है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बात कर रहा है ये आयोडीन, इसके हाइड्रोजन से बात कर रहा है कि मैं तो हूं हेलोजन, तू है हाइड्रोजन। मुझको इलेक्ट्रॉन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता हूं तेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर ये क्या करेगा बेटा, इसमें से ये जो H- है, H- का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यानी कुल मिलाकर H- से रिएक्शन कर जाएगा। और हम ये चाहते थे कि कोई H- को बुला ले, ये H- को बुला लेगा, बुला के क्या करेगा वो छोड़ो, वो लिख दूंगा मैं भी अलग से, ठीक है ना। लेकिन बस ये ध्यान रखो इसमें आयोडीन का उपयोग है H- को हटाना। द यूज ऑफ आयोडीन इज टू एलिमिनेट H- आयोन। नाउ व्हाट इज गोइंग टू happen when H- react with iodine is a different issue, that is a different reaction altogether। हमको अब ये नहीं सोचना है कि वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, हमको तो ये सोचना है कि अगर ये आयोडीन इस H- को निकालने में कैपेबल है, अगर इसने हटा दिया तो क्या छूट जाएगा, तो आंसर है BH3, और BH3 अकेला नहीं रह सकता तो बना लेगा B2H6। अब हम बात करते हैं जो मैं बोला था कि ये अगर उससे रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं यहां पर। चलो ये नहीं हट रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हटाना चाह रहा था, नहीं हट रहा है, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करते हैं कि इसको अलग से लिखते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या लिख रहा हूं मैं, आयोडीन, आयोडीन ने H- को बोला कि मैं तो हूं हेलोजन, तू है हाइड्रोजन, तो अपना इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, तो ये बना लेगा I- और वो बना लेगा H2 गैस। बस इतनी सी रिएक्शन है। बताओ अगर ये रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन के होने के बाद में आयोडीन बचेगा या आयोडाइड, तो आंसर है आयोडाइड बचेगा। ये आयोडाइड Na+ के साथ क्या बना लेगा, तो आंसर है Na बना लेगा, Na। और अब H- बचा ये H2, तो H- पहले था, अब क्या बचा H2, तो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी। बट जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से हाइड्रोजन गैस के कहां कहां बनेगी, तो फिर समस्या आ जाती है। चलो आप थोड़ा नोट करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरी बात। उतनी देर में मैं थोड़ा सा जल आहार लेता हूं। चलो हाँ, थोड़ी गर्मी सी ज्यादा सी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ समस्या इस इजी में। चलो कोई बात नहीं, हम हॉलीडेज बनाने के लिए तो आए नहीं यहाँ पर, पढ़ाने के लिए आए। चलो कोई बात नहीं, गर्मी है तो है, आपको भी पढ़ते समय यही सोचना है ना। ऐसे नहीं कि हमारे ये बस सोचना कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, क्या करना है, पढ़ाना है तो है। आपको भी ये सोचना है कहीं पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई तो नहीं, अभी तो थोड़ी देर बाद अभी तो लाइट चली गई, कैसे करें, है ना। वैसे नहीं, है ना, जैसे भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, बस सामने वीडियो बढ़िया तरह दिखना चाहिए, बस लगे रहो। एक बार जब सामने आ गया कि हाँ भाई क्या टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में बस टॉपिक में घुस जाओ कि बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो अब है B2H6। B2H6 के बारे में रिएक्शन देखो, अभी तक तो मैंने B2H6 बनाना सिखाया है, अब B2H6 की रिएक्शन है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है ना कि थ्योरी में तो कम रिएक्शन दे रखी है ना, पीछे के क्वेश्चंस में आराम से पूछा हुआ है। बोलेंगे कुछ नहीं कि कैसे किससे क्या बनेगा, लेकिन पूछ जरूर लेंगे आपसे। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, कई लोग ऐसे सोचते हैं, मैच करते हैं कि मैं जो रिएक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे उसका एनसीईआरटी मैच करते हैं, लगता है कि रिएक्शन ही दी हुई है तो काट देते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, मैंने पूरे एनसीईआरटी को देखा हुआ है, 11th की 12th की, फिजिकल भी, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक भी, है ना, वो सब देखी हुई। तो कहाँ कहाँ पर किसका किसका क्या क्या यूज है वो मुझको मालूम है, इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपको चाहे आगे की जरूरत पड़े तो ये पहले। तो कई बार आपको लगेगा कि थोड़ी रिएक्शन ज्यादा है, कम है, कुछ भी लगेगा, लेकिन थोड़ा विश्वास बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये लगता रहे कि नहीं ये वाली चीजें कर लोगे तो उससे आराम में रहोगे आप, है ना। इसलिए बस सलाह दे रहा हूँ। हाँ, B2H6 की रिएक्शन NaH के साथ। अब बेटा NaH, B2H6 क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। अगर कहीं H- को देखेगा कि या किसी नेगेटिव को देखेगा तो ये पहले खा लेगा, तो ये H- सबसे पहले ये खा लेगा। B2H6 को B2H6 मानो मत, ये मानो 2 BH3 हैं। अब BH3 अगर H- चिपकाएगा तो क्या बना लेगा, तो आंसर है BH4 नेगेटिव।
तो यानी इसका BH3 इसके H माइनस के साथ BH4 नेगेटिव बनाएगा, और BH4 नेगेटिव तो एनायन है, तो कैटायन है Na प्लस। कुल मिला के सॉल्ट पूरा क्या बन जाएगा बेटा, Na पर तो आ गया प्लस, देख लो अच्छे से, Na पर तो आ गया प्लस और BH4 पर आ गया माइनस। ये बन गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ टू कंपाउंड्स, वन इज डाइबोरेन द अदर इज NaH। यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को दो यौगिकों की अंत्य क्रिया से बनाया जा सकता है, जिनमें से एक है डाइबोरेन और दूसरा है सोडियम हाइड्राइड NaH। तो डाइबोरेन और सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन से NaBH4 बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज B2SX-O2। B2SX C2H6 जैसा ये कंपाउंड है, गैसियस कंपाउंड है। C2H6 क्या है बेटा, इथेन। क्या वो एक फ्यूल, एक ईंधन है? तो आंसर यस, वो हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन को तो हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अच्छा फ्यूल है। B2SX इज आल्सो गुड फ्यूल बिकॉज ये भी कंबशन देगा बिल्कुल वैसे जैसे कि वो देता है। उसकी भी दहन अभिक्रिया होती है। दहन का मतलब है कि ऑक्सीजन के आधिक्य में जलना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होने को ही क्या बोलते हैं, कंबशन कहते हैं। इसका भी कंबशन होगा। कुछ लोग ये मान के बैठते हैं नहीं, कंबशन वर्ड तो सिर्फ हम कार्बन और उनके कंपाउंड्स के लिए काम में लेंगे। थोड़ा ऐसा कोई वो नहीं है कि उनका ही कोई अधिकार लगा रखा है कोई उसका कि उसके ऊपर ही कंबशन बोलना और किसने, C फॉर कार्बन एंड C फॉर कंबशन, ऐसे लोग याद कर लेते हैं। तो ठीक है, आपको अभी तक चल गया काम, अब नहीं चलेगा। तो डाइबोरिन का भी कंबशन होता है, ध्यान रखना। डाइबोरिन का कंबशन होता है और खूब सारी हीट निकलती है। वापस NCERT में दे रखा है, इतनी सारी हीट निकलती है, बस ये बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए आपको, बेटा देखो कितना अच्छा फ्यूल है। मुझको एग्जैक्टली याद नहीं कितनी एनर्जी निकलती है, लेकिन इतना याद है कि बहुत ज्यादा निकलती है, तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है। तो B2SX कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज इट रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन। यानी कि B2SX को भी ईंधन की तरह उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि है ना, जलने पर, दहन अभिक्रिया होने पर अत्यधिक ऊर्जा है ना निष्कासित करता है ना। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कुल मिलाकर B2SX-O2 के साथ बनाएगा B2O3 प्लस H2O प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। खूब सारी हीट निकल जाती है, राइट। डाइबोरिक रिएक्शन वाटर के साथ, डाइबोरिक रिएक्शन वाटर के साथ कराने के लिए मैं चाहूंगा कि एक ट्रिक से करो। आप डायरेक्ट भी बता सकता हूं वैसे मैं आपको, लेकिन मैं आप चाहता हूं कि ट्रिक करो। डाइबोरिक रिएक्शन जब पानी से कराओ तो क्या करो, डाइबोरिन को बोरेन मान लो। वैसे डाइबोरिन दो बोरेन की चिपकने से बनता है, और उनमें थोड़ा सा हीट करोगे तो अलग भी हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो डाइबोरिन को बोरेन आप मान सकते हो, ठीक है ना। जहां जहां पर ट्रिक बता रहा हूं वहां तो मान ही लो। तो क्या करो, देखो ये बताता हूं मैं आपको। ये है B, H और ये H, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है। तो पानी का जो O वाला पार्ट है, O वाला पार्ट जिसके पास लोन पे रेनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके साथ चिपकाना। तो OH वाला पार्ट और H वाला पार्ट, और इसको ऐसे काट दो। बताओ मुझको, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इसका OH चिपक जाएगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो B पर OH हो गया। ऐसे कैसे यहां पर पानी लिखो और ऐसे कैसे पानी का मॉलिक्यूल यहां लिखो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझको बताओ, इस बोरोन से क्या चिपकेगा पानी का, H या OH? तो आंसर है OH। ऐसा कितनी बार होगा बेटा, 3 बार। 3 बार का बोरोन से OH चिपक गया। आगे आप खुद सोचो क्या बन रहा है। तो आपका जवाब आ रहा होगा बोरिक एसिड बन रहा है, और यहां से निकल रही कौन सी गैस है, तो आंसर है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। अपन आते हैं वापस पुराने वाले स्लाइड पर। अब बताओ मुझको कि क्या बनना चाहिए। ये रहा रिएक्शन B2SX प्लस वाटर। तो एक तो बन रहा था B के साथ 3 OH, B के साथ 3 OH का क्या नाम है, बोरिक एसिड। फॉर्मूला बोलो, H3BO3। क्या होता है इसका नाम, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। तो मैं जानता हूं कुछ लोग जो भी साथ साथ बोल रहे हैं वो ये बोल रहे होंगे बोरिक एसिड। ध्यान रखना, ये बोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड दोनों है ना। इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो कई सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्थो वर्ड लगा सकते हैं। 3 तो मेरे को अभी भी याद है, 3 और भी होते होंगे, लेकिन 3 तो जो इंपॉर्टेंट है होते हैं, बोल देता हूं आपको वापस याद कराने के लिए। एक तो बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड एक ही बात है। फॉर्मूला है H3BO3। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड है ना, आर सेम थिंग। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस एसिड एक ही बात है, फॉर्मूला है H3PO3। और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड भी एक ही बात है, फॉर्मूला है H3PO4, है ना। आई होप कि आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, अभी भी बातों बातों में बता दिया है। तो देख लीजिएगा, ये H मैंने क्या कहा था, ये H पानी के H के साथ क्या बना, कौन सी गैस बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बनाकर ये हट जाएगा। नाउ दिस कंप्लीट्स द रिएक्शन फ्रॉम 1 to 13। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एंड नाउ these reactions, चलो अब इन रिएक्शंस को अपन आराम से करेंगे। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो मैं जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता हूँ, आराम से मैं धीरे धीरे जो रिएक्शन पढ़े ना धीरे धीरे चलेंगे, एकदम है ना, हल्की हल्की डोज के साथ में चलेंगे, ताकि आपको ऐसा नहीं हो जैसे है ना अभी कोरोना चल रहा है तो रोज सुन रहे हैं कि
पता नहीं कौन ह्यूमन ट्रायल कर रहा है, वो उस देश की ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, उस देश की ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, तो सब कुछ स्टार्ट हो गए, सब कुछ हो गया, बस कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये सत्य बात है ना। तो बस वही वाली बात है कि सब लोग धीरे धीरे ट्रायल कर रहे हैं, तो मैं भी बस ये धीरे धीरे ये वाला जो पोर्शन है रिएक्शन पार्ट, क्योंकि ये जल्दी से लोगों को डर लगता है, मुझको भी डर लगता है कि पता नहीं इसके अंदर है ना लोग थोड़े से ऐसे नहीं हो कि भड़क जाए कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू आप लोगों को सुनने के लिए। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक ये 13 लेक्चर का जो काम है ना बेटा वो पूरा बढ़िया तरह से हो जाना चाहिए, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरह। 13 क्वेश्चन जो है वो 13 क्वेश्चन ऐसे हो जाना चाहिए कि सर कभी पूछ लो, रात को उठा के पूछ लो तो हम वही जवाब देंगे जो आपने हमें पढ़ाया था। धन्यवाद, गुड नाइट। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई सब लोग? मस्त रहने चाहिए, ठीक है ना। और अपन ने रिएक्शंस पार्ट स्टार्ट किया है, तो मैंने वो काम दिया था कि रिएक्शन पार्ट आपको याद करना है, तो ये है रिएक्शन 14 से मैंने 13 तक आपको याद करने को बोला था। आई होप सब ने याद कर लिया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले ध्यान रखना कि इससे पहले वाला जो 13 क्वेश्चंस हैं वो ढंग से याद कर लीजिएगा, नहीं तो एक मिथ में आप जीते रहोगे, है ना, एक गलत सूचना में, गलत फहमी में जीते रहोगे कि हमारे को तो आता है, अटेंड कर लिया लेक्चर अटेंड करने से नहीं होता है, प्रिपेयर करने को खुद प्रिपेयर करने से होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट में ये है बेटा, ये सभी रिएक्शन देखो डाइबोरेन की रिएक्शंस हैं। डाइबोरेन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रिपरेशन, ये अब तो मैंने किया हुआ स्ट्रक्चर पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया, प्रिपरेशन लास्ट में मैंने करवा दी, अब उसकी प्रॉपर्टीज पर है। डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो उस पर वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे कि अमोनिया, पानी का मॉलिक्यूल, CO, ऐसे मॉलिक्यूल अटैक कर देते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स हैं। तो देखो द मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन इज क्वाइट इजीली अटैक्ड बाय अमोनिया CH3 होथराइसेन, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। इन पांचों में कॉमन बात यह है कि लोन पेयर है, लेकिन ये 5 है नहीं, ये तो 3 ही है। ये तीनों तो एक ही अमोनिया, फिर CH3 होथराइसेन और एक CO। अगर आप बोलोगे कि सर ये रिएक्शन ये तो अमोनिया की 3 तरह से कैसे हो रही है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डाइबोरेन और अमोनिया की रिएक्शन में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आपने टेम्परेचर लो लिया है, यहाँ पे मैंने लिया लो टेम्परेचर, कुछ नहीं लिखा है तो आपको मान लेना है कि टेम्परेचर लो है, ये लो टेम्परेचर है, यहाँ हीट लिख दिया मैंने, टेम्परेचर हाई है, और यहाँ टेम्परेचर हाई और एक्सेस अमोनिया है। यहाँ पर अमोनिया के 2 मोल है, यहाँ 2 मोल है, अमोनिया एक्सेस है। 3 कंडीशन हो गई, एक तो डाइबोरेन का 1 मोल, अमोनिया के 2 मोल, टेम्परेचर लो। दूसरा, अमोनिया डाइबोरेन की 1 मोल, अमोनिया के 2 मोल, टेम्परेचर हाई। तीसरा, इसका 1 मोल, इसका एक्सेस और टेम्परेचर हाई। अभी ध्यान रख लीजिएगा, जब एक्सेस अमोनिया होगा तो एक पॉलीमर जैसा कुछ बनेगा, पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर में कौन कौन होगा, तो B और N तो होंगे, हाइड्रोजन गैस सारी की सारी निकल जाएगी, क्योंकि जब B और N जुड़ रहे होंगे तो उनको जोड़ने के लिए H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो सिर्फ B और N का पॉलीमर बनेगा। और Bn का पॉलीमर जो होता है उसको लिखते हैं Bn का होल एक्स, और ये जो Bn का होल एक्स होता है ये बिल्कुल एक शीट जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, बस ग्रेफाइट में सारे के सारे कार्बन है, उसमें बोरोन नाइट्रोजन की शीट बनी होती है। इस बोरोन और नाइट्रोजन से बनी शीट को हम कह सकते हैं बोरोन नाइट्राइट, और इसका जो क्या बोलते हैं कॉमन नेम है वो है इनॉर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या नाम है बेटा? इनॉर्गेनिक ग्रेफाइट, क्योंकि जो कार्बन वाली ग्रेफाइट है वो तो नॉर्मल ग्रेफाइट है, वो क्योंकि वो कार्बन ऑर्गेनिक सोर्स मानते हैं इसलिए उसको ग्रेफाइट या ऑर्गेनिक ग्रेफाइट कह सकते हैं, जबकि ये इनॉर्गेनिक ग्रेफाइट है। तो ये ध्यान रखो बेटा, ये इनॉर्गेनिक ग्रेफाइट। इनका डिटेल मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये समझ लो कि अमोनिया जब एक्सेस में होगा तब वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं है, अमोनिया कम है, तो बस इस बात पे गौर रखो कि टेम्परेचर लो या हाई है। अगर टेम्परेचर लो है तो ये ध्यान रखो, टेम्परेचर लो रखोगे तो एक सिंपल सॉल्ट सा बन जाएगा। सिंपल तो नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक सॉल्ट सा बन जाएगा जिसको हम लिख देते हैं B2H6 डॉट टॉइस अमोनिया। अब B2H6 डॉट टॉइस अमोनिया लिख तो दिया मैंने सिंपल, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है भी बताऊंगा, फिलहाल ही ध्यान रख लीजिएगा। ये वाला कंपाउंड बनता है, और ये वाला कंपाउंड देख रहे हो आप, टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल आपस में, पास वाले मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा कंबाइन नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपने इस कंपाउंड को हीट किया तो आसपास वाले मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इससे छोटा मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तब बना है जब एक्सेस लिया अमोनिया। यहाँ अमोनिया एक्सेस नहीं है लेकिन हीट है,
तो हीट करते समय ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ने लगेंगे, और जब जुड़ेंगे मॉलिक्यूल तो इनमें से थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और BN और H का कंपाउंड बन जाएगा। और आप जानते हैं BNH का फेमस कंपाउंड है बोराजीन, इसको इनोनिक बेंजीन भी कहते हैं। फॉर्मूला है B3N3H6। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कब क्या बनेगा। तो पहली बात, अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल 2 यानी लिमिटेड है और टेम्परेचर लो है तो सिंपल अपने को B2H6 डॉट ट्वाइस अमोनिया बनाना है, इसका स्ट्रक्चर अभी पेंडिंग है, बताऊंगा मैं। दूसरी बात कि अगर अमोनिया 2 ही है लेकिन टेम्परेचर हाई कर दिया यानी इसको भी हीट कर दिया तो ये बोराजीन बना देगा। और यूं समझ लो, अगर आपने एक्सेस अमोनिया ले लिया और हीटिंग है तो अगर ये इसमें अमोनिया की एक्सेस मिला दें, है ना, तो ये वाले मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये बन जाएगा BN का होल X। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है प्लस H2 गैस, और इस रिएक्शन में भी प्लस H2 गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन में कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी क्योंकि हीट नहीं किया गया है। जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ती है, तब गैस के निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वैसे समझ सकते हैं आप। अब देखते हैं कि पहले का सही स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले का स्ट्रक्चर देखने के लिए अपन चलते हैं यहाँ पर। ये है B, यहाँ पर H, यहाँ पर है H और यहाँ पर है B, यहाँ पर है H, ये H, ये H, ये डाइबोरिन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं। अब क्या होगा बेटा, इस पे अटैक कर रहे हैं 2 अमोनिया, ट्वाइस अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में H बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, और ये देखा गया कि जब ये अटैक करते हैं तो इनका टेंडेंसी होता है कि एक ही बोरोन को ऑक्यूपाई कर ले, क्योंकि बोरोन भी और नाइट्रोजन इतना बड़ा नहीं है कि इसको वो सराउंड नहीं कर पाएगा। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल आराम से एक बोरोन के आसपास आ सकते हैं, बशर्ते बोरोन की दोनों बॉन्ड टूट जाएं। और अगर ऐसे टूट गया तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अब होगा क्या बेटा, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज इसलिए हो रहा है बिकॉज दोनों अमोनिया जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो चाहते हैं कि एक ही साथ बोरोन पे अटैक करें, यानी वो दोनों एक ही बोरोन पे अटैक करेंगे, सिमेट्रिकली इस पे उस पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैकेनिज्म से संबंधित बोल रहा हूं। द अटैक ऑफ ammonia on diborane occurs by an unsymmetrical cleavage mechanism। unsymmetrical cleavage होता है इसमें यहाँ से यहाँ जो बनेगा B की वैलेंसी शॉर्ट पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, तो BH2 प्लस हो जाएगा, उसकी एक्सेस हो जाएगी तो BH4 माइनस बन जाएगा। इस तरह से आयंस बनेंगे। अब आप बताओ ये 2 अमोनिया कहाँ अटैक करेगा, इस बोरोन पर या उस पर? तो इस बोरोन के पास 2 बॉन्ड है और 2 और बन सकते हैं, क्योंकि बोरोन के मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं 4। यानी अब क्या होगा बेटा कि अब इस वाले पेयर पे अगर मैं अमोनिया का अटैक करा दूं, ट्वाइस अमोनिया का अटैक करा दूं, तो अमोनिया का अटैक इस पर होगा और अल्टीमेटली बन जाएगा B, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर पहला अमोनिया, यहाँ पर दूसरा अमोनिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस पूरे पे प्लस ये पूरा कैटायन और BH4 माइनस ये पूरा हो गया एनायन। ठीक है ना, ये अच्छे से देख लो बेटा। डाइबोरिन का अटैक जब 2 अमोनिया से हुआ, डाइबोरिन की रिएक्शन जब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल से हुई, तो ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाली रिएक्शन है। ये कैटायन बना BH2 प्लस, ये एनायन बना और ये बन गया NH3 होल ट्वाइस BH2 प्लस और BH4 नेगेटिव। ये पूरा एक कंपाउंड की तरह लेना है, पूरे यहाँ से लेकर वहां तक 2 कंपाउंड नहीं, एक ही कंपाउंड है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका B2H6 डॉट ट्वाइस अमोनिया। इसको ही लिख सकते हो आप, इसको ही, और इसी वाले मॉलिक्यूल को लिख सकते हो B2H6 डॉट ट्वाइस अमोनिया। अब आगे कहानी आपको याद कर लेनी है कि अगर सर ने बोला कि अगर इस कंपाउंड को हीट करेंगे, तो ये वाला मॉलिक्यूल में और उसके पास वाले मॉलिक्यूल में से आसपास से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साइक्लिक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है बोराजीन। और बोराजीन के आगे अगर आपने एक्सेस अमोनिया ली तो वो इनोग्नी ग्रेफाइट बनता है, वो तो है ही सही। तो देखते हैं वापस इस रिएक्शन को। ये देखो, ये आपका तीनों रिएक्शन अब तैयार हो चुका है, तो आपको अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर डाइबोरिन की रिएक्शन ट्वाइस अमोनिया से होने पर, कम ताप पर या अधिक ताप पर, या अमोनिया के आधिक्य में एक्सेस अमोनिया से होने पर अलग अलग चीजें बन रही हैं। पहले वाले में एक साधारण लवण, या इसको अपन सिंपल एक योगात्मक यौगिक यानी एडिशन कंपाउंड कह सकते हैं, इसको अपन कहेंगे बोराजीन। ये बोराजीन दिख ही रहा है, इनोनिक बेंजीन भी कहते हैं इसको, और ये है इनोनिक ग्रेफाइट। अब आती है बात CH3 होल्ट्राइसाइन की। अब CH3 होल्ट्राइसाइन में एक चक्कर है, CH3 होल्ट्राइसाइन में भी लोन पेयर है, यानी अटैक तो करना चाहता है इसके ऊपर, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या अलग है, जरा गौर से देखें बेटा। अब है वापिस ये डाइबोरिन बना रहा हूं मैं, B, यहाँ पर HH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इधर B, इधर H, इधर H, यहाँ भी H और H है। अब इसका अटैक हो रहा है CH3 होल्ट्राइसाइन से। बताओ इसमें H बॉन्डिंग संभव है क्या? तो आंसर है नहीं है, इसमें H है ही नहीं, H C से जुड़ा हुआ है, H N से नहीं जुड़ा हुआ है।
तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग नहीं होने के कारण ये क्लस्टर यानी झुंड की तरह नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल अपने पास वाले मॉलिक्यूल से अलग रहेगा, यानी इसके एक ही मॉलिक्यूल अटैक करने में इसमें कैपेबल है। तो एक जब यहाँ अटैक करेगा तो ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल यहाँ अटैक कर देगा, तो ये रिएक्शन होगी ऐसी, बॉन्ड टूटेगा ऐसे। और बताओ ऐसे बॉन्ड टूटने का मतलब कौन सा क्लीवेज है, ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल क्लीवेज है। सिमेट्रिकल क्लीवेज से 2 मोल्स बन जाएंगे BH3 के, अगर BH3 के 2 मोल्स मिल गए तो इस पे अटैक कर देगा CH3 का होल थ्राइस N, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो मिलेगा CH3 होल थ्राइस N कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3। अगर आप बोलोगे सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना, तो बेटा BH3 में बोरोन के बॉन्ड 3 बने, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, बोरोन के पास कुल 4 ऑर्बिटल है। जिसको ये नहीं पता चलता है कि सब बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल कैसे है, तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोरोन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बोरोन 1s 2s 2p सब रखता है, लेकिन उसका 1s तो अंदर है, 2s और 2p मिला के 3 ऑर्बिटल तो काम आ गया बॉन्ड बनाने के लिए। जो चौथा p ऑर्बिटल है, मतलब p का लास्ट ऑर्बिटल है, वो फ्री बैठा है, खाली बैठा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो BH3 को पहले शो कर सकते हो। और ये है p ऑर्बिटल जो कि खाली पड़ा है, इस खाली p ऑर्बिटल में ही अपने लोन पेयर दे देगा और एक नया बॉन्ड बन जाएगा CH3 होल थ्राइस N सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन कैसे है बेटा, सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं। लेट अस गो ऑन टू द बेसिक फर्स्ट पेज, पहले पेज पर चलते हैं और देखते हैं ये क्या है। इन सब रिएक्शंस में जो अमोनिया का अटैक हुआ था वो सिमेट्रिकल था या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल हिंदी में इसको बोलते हैं असममित आक्रमण। तो यहां मैं बोल रहा हूं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल हिंदी वाले इसको असममित लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यानी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का डाइबोरिंग के साथ रिएक्शन अनसिमेट्रिकल मैकेनिज्म से होता है, तो उसका आंसर जाएगा अमोनिया। जबकि अगर 3 डिग्री अमाइंस हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे बड़े अमाइंस हैं इसके अंदर H बॉन्डिंग होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स है ना सिमेट्रिकल मैकेनिज्म से अटैक होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिमेट्रिकल, हिंदी वाले इसको सम्मित आक्रमण लिख दीजिएगा। ये भी सिमेट्रिकल होगा, इसमें भी किसी प्रकार की H बॉन्डिंग नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल होगा। जब ये सिमेट्रिकल था तो अपना मैंने अभी कुछ देर पहले मैकेनिज्म बताया था, तो क्या मैकेनिज्म था बेटा, तो आंसर बना था ये CH3 होल थ्राइस N कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3, और इसमें भी होगा CO में C के पास लोन पे है, ये दे देगा BH3 को, इसमें भी ऐसी रिएक्शन होगी। ये भी सिमेट्रिकल क्लीवेज का एग्जांपल है। ये अपने आंसर आ गए। ये दोनों हो गए ना सिमेट्रिकल वाले, ये अनसिमेट्रिकल वाला है, और ये तो इससे संबंधित रिएक्शंस हैं। तो कुल मिलाकर 5 रिएक्शन बैक टू बैक, एक के बाद एक आपको समझ आ जानी चाहिए, इनमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर डाइबोरिंग रिएक्शन अमोनिया के साथ 3 तरीके से होती है, फिर होती है CH3 होल थ्राइस N के साथ, और एक होती है CO के साथ। ये सभी रिएक्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। H3BO3 को गर्म करने पर क्या बनेगा X, और उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, यानी कि उसको बहुत अधिक है ना तीव्र है ना ताप पर है ना बहुत अधिक अत्यधिक उसको गर्म किया जाएगा, तो क्या बनेगा Y हरा है, वो X और Y अपने को दोनों निकालने हैं। तो पहले अपन चलते हैं कि X निकालने के लिए, तो X निकालने के लिए क्या करें वो देखो बेटा। चलो पहले अपन X निकालते हैं। हाँ H3BO3 का स्ट्रक्चर है B, इसके पास एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है। इसको अगर आप बहुत ज्यादा हीट करोगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और बन जाएगा HBO2। ये रहा HBO2, मैंने पहले बता रखा है इसका नाम शॉर्ट में MBA है, और पूरा नाम है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड ये मैंने पहले बता रखा है आपको। मेटाबोरिक एसिड को अगर आप वापस हीट करोगे, वैसे बहुत स्टेबल कंपाउंड है बेटा, हाईली स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन अगर इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो अब इसमें से पानी निकलेगा ही नहीं निकलेगा। मतलब पानी में कितने H होते हैं? 2, इसमें कितने हैं? 1। क्या पानी निकल सकता है? तो क्लास में जब मैं पूछता हूँ बच्चों का जवाब होता है नो, नहीं निकलेगा, लेकिन जवाब है यस निकलेगा, क्योंकि आप 2 मॉलिक्यूल इसके ले सकते हो। तो 2 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल पानी निकाल दो। अब आप खुद बताओ कितना क्या बचेगा। तो देखो H2O निकल गया, तो कितने B बचे? तो B तो निकले ही नहीं है, तो B तो दोनों के दोनों बचे, और O 4 में से 1 गया 3, तो आंसर बचेगा B2O3। B2O3 बोरोन का ऑक्साइड है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा कि इस कंपाउंड से B2O3 बनाने के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि B2O3 किसमें से क्या निकलने से बना है? तो आंसर है बोरिक एसिड में से सारा पानी निकलने से बना है। इसमें पानी का नामो निशान नहीं बचा है।
तो जब पानी पूरा निकल जाता है बेटा तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एनहाइड्राइड, तो इसलिए इसका नाम होता है बोरिक एनहाइड्राइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है बेटा, हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना कि सर ने हमको हिंदी में नाम नहीं बताया, बोरिक एनहाइड्राइड ही बोलना है इसको। तो मैं इसको लिख रहा हूं बेटा बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड उन उत्पादों को यानी उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं, है ना, जो तब बनते हैं जब किसी यौगिक में से जल का विलोपन होता है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट हुआ है तो पानी का एलिमिनेशन होने के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइड। इन फ्यू बुक्स इट इज रिटन विद अ डिफरेंट नेम, उसको इंडिकेट किया गया एक अलग नाम के साथ, और वो नाम है इसका बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड, है ना। इसका एक और नाम है बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड, स्पेलिंग है SESQUE। इस सेस्क्यू वर्ड का मतलब क्या होता है बताता हूं, पहले आप ये मुझको बताओ कि B2O3 है, क्या B2O3 में बोरोन 2 और O 3 है? अगर बोरोन 1 होता, जब ये 2 है तो ये 3 है, तो अगर ये 1 होता तो O कितने होते? 3/2 होते, और इस 3/2 को ही बोलते हैं सेस्क्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं डेढ़। उसको एक लैंग्वेज में, शायद लैटिन में, ग्रीक में, फ्रेंच में, पता नहीं किस में, लेकिन बोलते हैं सेस्क्यू, और इस कारण से इसका एक और नाम पड़ा हुआ है बोरोन का सेस्क्यू ऑक्साइड। तो इसलिए मैंने इसका नाम बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड भी लिखा हुआ है। B1O3/2 is also called boron sesquio oxide. So B2O3 has got few names, one of which is simple boron oxide, the other is boric anhydride, and the last one is boron sesquio oxide. तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस प्रकार से करना है। वापस चलते हैं अपन इनिशियल पार्ट पर, और इनिशियल पार्ट आ गया ये आपका H3BO3 को गर्म करने से पहले बना X। बताओ उस पूरा मैकेनिज्म में, है ना, अगर आप देखोगे तो वो X क्या था, तो आंसर है HBO2 था, और उसका नाम था मेटाबोरिक एसिड MBA, मेटाबोरिक एसिड, और Y था B2O3 यानी कि बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन का सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है जी। अब आते हैं अपन वापस इस पर H3BO3। पता H3BO3 NaOH, ये मैं पूरा रिएक्शन अलग से बताऊंगा आपको, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलो यहीं चलते हैं, इसको हटाते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर B क्या, अरे बार बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। OH 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 NaOH। अब ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन है बेटा, जबरदस्त का मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे कुछ जबरदस्त नहीं कि मतलब ये डांस करते करते बाहर आ जाएंगे मॉलिक्यूल से, ऐसे कुछ नहीं है, है ना। मतलब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है वो देखो, बोरिक एसिड, मैंने कहा था बोरिक एसिड एक ऐसा वीक एसिड है जो खुद का H नहीं देता है। खुद का H नहीं देगा तो एसिड कैसे है? तो आंसर क्योंकि ये बाजार से OH ले लेता है, बाजार में जो भी मॉलिक्यूल दिख रहा है, पानी दिख रहा है, बेस दिख रहा है, OH ले लेता है। अब बताओ OH ज्यादा इजीली किससे ले पाएगा, बेस से या पानी से? तो आंसर बेस से। जब NaOH दिख गया इसको तो यहाँ से इसका OH छीन लेगा। अगर इसका OH छीन लिया तो ये बन जाएगा यहाँ पर B के पास कितने OH हो जाएंगे बेटा? 3 तो है, एक और OH यहाँ आ गया तो बन जाएंगे 4, ये बन जाएगा BOH का होल 4, और OH का माइनस इस पूरे के ऊपर लग जाएगा, ये माइनस है तो इसका कैटायन कौन है? Na+, ये एक सॉल्ट बन गया है। बताओ मुझको ये कंपाउंड कैसा है? वीक एसिड, बहुत वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। वेरी वीक एसिड होने के कारण ये रिएक्शन आसानी से होगी नहीं, और बाई द वे हो भी गई थोड़ी बहुत तो यहाँ के आके अटक जाएगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो वापस भी जाएगा। अगर आप बोलोगे अनस्टेबल कौन है, क्यों है, तो देखो बोरोन बेचारे छोटे से एटम पर कितना जुल्म ढा रहे हो आप, 4 OH लगा दिए। एक बोरोन पर 4 जब OH लगा दोगे तो आप जानते हो बेटा ऑर्गेनिक में भी ऐसे करते हो कि एक कार्बन पर अगर आप 2 OH लगा देते हो तो फिर इसमें से पानी निकाल देते हो। तो यहाँ तो 4 लगे हुए, 3 तक तो कोई बात नहीं क्योंकि उनका वो हाइब्रिडेशन sp2 का, ठीक है। 4 में हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, डिस्टेंस नजदीक आ जाएगी, रिपल्शंस होंगे, अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल को अपन को लिखना है अनस्टेबल, यानी लैब में ये रिएक्शन करवाने लायक है या नहीं है बेटा? लैब में हम रिएक्शन करवाते हैं, मालूम है कौन सी वाली? इसको बोलते हैं टाइट्रेशन, एसिड बेस रिएक्शन करके, है ना, टाइट्रेशन करते हैं। उसका एंड पॉइंट आता है, इंडिकेटर में कलर चेंज होता है वगैरह, वो सब कुछ कैलकुलेशन के लिए होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो रिएक्शन आगे करना चाहता है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहता है, ये मना कर रहा है, बहाने बना रहा है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग वैरायटी के बहाने बना रहा है। उनमें से एक बहाना ये है कि भैया मेरे को तेरे साथ नहीं जाना क्योंकि तू जहां तू ले जा रहा है मुझको वो जगह अनस्टेबल है, ठीक है ना, अनस्टेबल जगह है, वापस टूट के वापस में आ जाऊंगा, इससे अच्छा मैं यहीं सही हूं। तो फिर हमारे को इसके लिए कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर इसको वास्तव में रिएक्शन करवानी है, लैब में हमें टाइट्रेशन को सक्सेसफुल बनाना है, रिएक्शन को आगे बढ़ानी है, सक्सेसफुल टाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन हो,
ये कई बार ऐसा होता है कि सक्सेसफुल टाइट्रेशन नहीं होने का मतलब है एसिड या तो बहुत वीक है या बेस वीक है या दोनों वीक है, तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे, कर लो टाइट्रेशन, सक्सेसफुल होगा ही नहीं, वो रिजल्ट कुछ और ही आएगा, खराब रिजल्ट आएंगे। तो अगर आप रिजल्ट को वाकई में अच्छा करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेक दिस कंपाउंड स्टेबल। यानी अगर आप क्या बोलते हैं लैब में कार्य करते करते ये चाहते हो कि ये जो अम्ल क्षार का है ना जो टाइट्रेशन है यानी अनुमापन है ये सक्सेसफुल हो, सफलतापूर्वक हो, तो इसको स्थायी करना पड़ेगा यानी स्टेबल करना पड़ेगा। और इसको स्टेबल करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड है जिसको बोलते हैं सिस 1,2-डाइऑल। याद कर लेना सिस 1,2-डाइऑल, यहां मैं लिखता हूं यहां पर ये सिस 1,2-डाइऑल, और ऐसा करने से कुछ ऐसा जादू होगा कि यहां बन जाएगा स्टेबल। अगर ये स्टेबल हुआ तो कैसे हुआ बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद कर रख लेना है कि लैब में बोरिक एसिड का NaOH के साथ अनुमापन यानी टाइट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल कराना है। अगर सक्सेसफुल कराना है तो एक ही तरीका है कि कोई सिस 1,2-डाइऑल ले लो, वो चमत्कारी रूप से इस पूरी रिएक्शन को आसान कर देगा क्योंकि इसको स्टेबल कर देगा। अब समस्या दूसरी आ गई अपने सामने ये कि इसको स्टेबल करें तो करें कैसे। मैं इसको थोड़ा बना के बताता हूं, हो सकता है थोड़ी सी इनिशियली तकलीफ आए आपको। ये देखो बी के पास यहाँ पर OH, थोड़ा इसको और छोटा बनाते हैं बेटा, ढंग से देखना कि वहां पर साइड में थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, ये अपने देशी वाले बोर्ड नहीं है कि कुछ साइड में भी दीवार पे भी लिख सकते हैं, वैसा नहीं है। थोड़ा यहाँ पर जाते ही थोड़ा ये बोलता है नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, साइड में चलिए, साइड में मत चलिए, ऐसे ऐसे। तो अपन इसको छोटा छोटा बनाता है ना। ये देखो ये बोरोन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक और OH है, ये एक और OH है और ये एक और OH है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। ये वाला है ना, ये अनस्टेबल है, ये इसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए मैंने लिया CH2 OH OH, इसको बोलते हैं सिस 1,2-डाइऑल क्योंकि दोनों OH एक ही तरफ है, सिस है, OH एक ही तरफ है तो सिस हो गया। 1 पे OH है, 2 पे भी OH है तो 1,2-डाइऑल। 1,2-डाइऑल का मतलब दोनों पे OH है और सिस का मतलब एक ही तरफ देख रहे हैं दोनों OH। अगर एक OH यहाँ दिख रहा होता है, एक OH वहां दिख रहा होता तो बोलते हैं ट्रांस, लेकिन ये सिस है। अब मैं क्या करता हूँ, पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि यहाँ से H2 निकलते हुए दिखे, यहाँ से भी H2 निकलते हुए दिखे। अगर H2 निकल गया तो बताओ क्या बनेगा, पहले तो इसको हटाते हैं, हाँ ये हट गया। अब इससे क्या बनेगा वो देखो, ये B सेंटर वाला B देखना, अरे ये क्या है बार बार, ये B इसके पास यहाँ पर लगा हुआ है, वो 2H वो बना दूंगा बाद में, पहले यहाँ देखो क्या बनेगा, O ये रहा O, ये वाला O यहाँ बना रहा, पानी निकल गया, CH2 O, ये कंपाउंड बन गया। बताओ ये वाले कंपाउंड में अब रिंग बन गई, और मैंने आपको बता चुका हूं रिंग यानी चिलेशन यानी किलेट का बनना। हिंदी वाले सुने ना, किलेट बोलते हैं इसको, रिंग को, वलय को। तो किलेट का बनना स्थायी कारक होता है, यानी कि ये स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजिंग होता है, यानी कि रिंग बन गई तो कंपाउंड जो अनस्टेबल था वो अब स्टेबल हो चुका है। अगर आप बोलोगे सर ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ भी लगा दें, तो बिल्कुल यहाँ भी लगाओ ना, क्या कौन मना कर रहा है, ऐसी कैसी रिएक्शन यहाँ भी करा दो, तो यहाँ भी बना दो CH2, यहाँ भी बना दो O, यहाँ भी बना दो बॉन्ड, यहाँ भी बना दो CH2, यहाँ भी बना दो O, यहाँ भी बना दो बॉन्ड, ये बन गया। यानी कुल मिलाकर ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जो कि 2 रिंग्स, ये भी 5 मेंबर की रिंग है, ये भी 5 मेंबर की रिंग है, और ये भी ये रिंग कैसी रिंग है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो ये स्टेबल है यानी स्थायी है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये स्टेबल यानी स्थायी है तो ये रिएक्शन आसान हो गई या मुश्किल, तो आंसर है बहुत ही आसान हो गई। यानी लैब में हमारे सामने सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि बोरिक एसिड और NaOH के बीच का अनुमापन संतुष्ट पूर्वक मतलब कि सफलता पूर्वक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम करवाना चाहें, वी आर ट्राइंग टू मेक इट सक्सेसफुल, we need to have organic compounds like cis 1,2-diol with us. If we have the compounds like cis 1,2-diol, one of the examples of cis 1,2-diol is ethylene glycol, यानी कि cis 1,2-diol जैसे यौगिकों का एक उदाहरण तो है एथिलीन ग्लाइकॉल, उसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, वो है कैटेकॉल, बेंजीन पर एक OH 2 OH, देखो पहले और दूसरे पर OH है तो 1,2-डाइऑल हो गया, दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं तो ये हो गया cis 1,2-डाइऑल, और इसका एग्जांपल का नाम है कैटेकॉल, CATECHOL, कैटेकॉल। तो आज के बाद जान रखो कैटेकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि है ना डाइबोरिन बोरिक एसिड के NaOH के साथ होने वाले टाइट्रेशन यानी अनुमापन को सक्सेसफुल बना देते हैं। चलो चलो हो गया बेटा, ये देखो पहले अनस्टेबल था X और Y स्टेबल हो गया। सबको लिख लिख के याद करना, मजा आएगा बहुत, ठीक है ना। ये मत सोचना कि
कोई देख नहीं रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो देख नहीं रहा वाली बात तो ठीक है, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आएगा वो तो सब लोग देखेंगे ना, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना, मजा आएगा आपको भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई खास रिएक्शन नहीं है, छोड़ देना बोलिए इसको, मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको ये रहे किसी किताब में पढ़ लो बाय द वे, तो आने की चांसेस कम है। बोरिक एसिड लैब में हमको पहचान करनी होती है कि बोरिक एसिड है या नहीं है। बोरिक एसिड की पहचान का टेस्ट बता रहा हूँ, टेस्ट परीक्षण है ये, है ना, परीक्षण है बोरिक अम्ल का, बोरिक एसिड का टेस्ट है। बोरिक एसिड को टेस्ट करने के लिए उसमें एल्कोहल मिलाते हैं, एल्कोहल और एसिड, ये एसिड और ये एल्कोहल है, एसिड और एल्कोहल से बनता है एस्टर। तो ये जो एस्टर बनता है एक्स, ये एस्टर की एक प्रॉपर्टी, एक गुण देखा गया है कि ये हरी ज्वाला के साथ जलता है, ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। तो ग्रीन एजेड फ्लेम अगर आ रही है मतलब समझ जाओ बोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये कुछ नहीं है, बोरिक एसिड का टेस्ट है। तो मैं ये लिख रहा हूं बेटा, टेस्ट ऑफ H3BO3, ये टेस्ट ऑफ H3BO3 है। इसको चलो, टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का परीक्षण है ये। उसमें इथाइल अल्कोहल डालोगे तो एस्टर बनेगा। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि सर आप तो जल्दी जल्दी बोल रहे हो एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, बना के दिखाओ कम से कम, तो बना देते हैं। वैसे मैंने जब बोल दिया है कि अपने कोर्स में डायरेक्टली नहीं है तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी किसी की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है तो मैं उनके लिए बना देता हूँ, मना नहीं करता हूँ, अच्छा इंसान हूँ। यहाँ से H2 निकाल दो बेटा, ठीक है ना। तो ये जो पहले OH लगा हुआ था उसकी जगह हटके OC2H5 हो जाएगा। ऐसे कैसे यहाँ भी कर देना, ऐसे कैसे यहाँ कर दोगे तो बोरोन पर 3 जगह पर C2H5O इकट्ठा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बोरोन तो 1 है और OC2H5 3 है। OC2H5 है ना, इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। चलो OC2H5, ठीक है ना, का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं ट्राई एथिल बोरेट। ट्राई एथिल बोरेट ये एक एस्टर होता है, ट्राई एथिल बोरेट एक एस्टर है और ये इस एस्टर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ग्रीन एजेड फ्लेम के साथ जलता है, हरी ज्वाला के साथ जलता है। बेटा ये जो होता है ना हरी ज्वाला के साथ जलता है और ये जलता है, वो ये याद करने वाले हैं। आपको ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सर को अपने आप पता होगा, है ना, अपने आप पता चल जाता होगा कि अच्छा ये तो देखते होंगे, अच्छा ये तो हरी ज्वाला के साथ जलता है। मेरे को कभी पता नहीं चलता है, किताबों में देखता हूँ तभी मेरे को पता चलता है। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि हमको एग्जैक्टली मालूम हो कि हमको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या रटना है ना, किस पर हमारे को दिमाग लगाना है, कहाँ दिमाग नहीं लगाना है। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपने वो जो कोर्स है ना उसको कंप्लीशन होने में जो बीच बीच में हम अटकते हैं, जब मेरे पास क्लास में क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास से क्या बोलते हैं बार बार में बच्चे जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, उस पॉइंट को इकट्ठा करके पहले ही बता देता हूँ ताकि समस्या आए नहीं। 99% समस्या इससे ही हट जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अभी तक जितने बच्चे पढ़ाए उनकी किस किस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्या क्या वो क्वेश्चंस ला सकते हैं, क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है, कहाँ कहाँ अटकते हैं। तो मैं पहले ही उन सबको सोच के लेक्चर प्लान कर रहा हूँ, राइट। तो आपको ये बस इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ सर ने बता दिया तो ये इसके आने के चांसेस कम है, ज़्यादा है। ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे लिए नहीं होती इन्फॉर्मेशन, ये आपके लिए होती है। चलो बन गया वो। नेक्स्ट है बोरेक्स एक्वस HCl एक्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन पहले हो रखी है, अगर आपको ये रिएक्शन दोबारा से करनी हो तो क्या करना कि बोरेक्स वाले टॉपिक में जाना, जो बोरेक्स अपन ने कर रखा है हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सेक्शन में, और उसमें जाके देखना ये रिएक्शन हो रखी है। फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं सर अभी वापस बता दो, एक्वस बोरेक्स, मैंने कहा था बोरेक्स के फॉर्मूले में ये वाला होता है Na2B4O7.10H2O, ये एक सॉल्ट है। और इसको यदि पानी में डालोगे तो इसको एसिड कौन सा बनेगा, तो आंसर बोरिक एसिड, और बेस बनेगा NaOH। बताओ ये HCl क्या खाएगा, इसका HCl एसिड है, ये एसिड है तो ये इसका बेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। बेस कौन सा है इसका, NaOH को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो PPT बनेगा वो इसका बनेगा, बोरोन का PPT बनेगा। अब बोरोन की कौन से कंपाउंड का PPT बनेगा, तो बोरिक एसिड, क्योंकि ये सॉल्ट जब पानी में जाएगा, ये एक्वस है, एक्वस से मतलब पानी में जाएगा तो एसिड बेस बनेगा। इससे बनने वाला एसिड है बोरिक एसिड, इससे बनने वाला बेस है NaOH को ये खा गया। जब NaOH को ये खा गया तो पीछे जो बचा वही तो अपने को लिखना है। तो X का मतलब है बोरिक एसिड बचेगा यहाँ पर, तो ये है X बराबर है H3BO3।
ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने जानबूझकर दूसरी बार दे दिया। हालांकि बोरेक्स में पहले करवा चुका हूं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सर ने रिएक्शन पार्ट में बोरेक्स नहीं करवाया, तो हम समझ गए हैं कि बोरेक्स अनइम्पोर्टेंट है, नहीं आएगा। ये ध्यान रखना बेटा, आप ये ज्यादा कुछ अपने आप मत समझ जाया करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने बोरेक्स को पहले ही करवा दिया था, क्योंकि बोरेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिएक्शंस पार्ट करते करते बोरेक्स को भूलना नहीं है। इनफैक्ट किसी को लगता है कि बोरेक्स को किए हुए काफी समय हो गया, तो एक काम करना, 15-20 मिनट लगेंगे, बोरेक्स को पूरा साथ में जो रिएक्शन पार्ट लिखवा रहा हूं मैं, उसमें एक और रिएक्शन 21-22 हुई थी ना, 23 और डाल देना अपनी मर्जी से, और 23 वाली में पूरे बोरेक्स की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, जो मैंने जो कहानियां लिखवाई हुई है सब की सब लिख देना, याद कर लेना। आप है ना थोड़े पॉजिटिव में रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा आपका कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोरेक्स, जो हमको लगता है कि यहाँ पे सबने छुड़वा दी है, वो छुड़वाई नहीं, वो पहले करवा दी थी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए यहाँ पे कि बोरेक्स भूल रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन जिन लोगों को ऐसी फीलिंग आती है उनके लिए मैंने बता दिया है, नंबर 23 रिएक्शन में लिख देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलम, एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी यानी एलम क्या होता है बेटा? तो एलम के लिए सबसे जरूरी बात है कि ये हाइड्रेटेड सल्फेट है +1+3 कैटायंस के। मुझको मालूम है कि ये वाली लाइन बोलते ही एकदम आसान सा लगने लगता है कि अगर मैं सपोज एलम के लिए मेरे को किसी किताब में ये लिखा हुआ मिल जाए, पहली लाइन जो मैंने लिखी है, तो मेरे लिए एलम पढ़ना वाकई में बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि एलम को लोग सोचते हैं अच्छा ये तो याद करना है, पोटेश एलम याद करो, क्रोम एलम याद कर लो, ये याद कर लो। नो, याद करना है तो बेसिक लाइन याद करो। बेसिक लाइन है कि इसमें दो तरह कैटायन और एनायन होगा। दो कैटायन कौन से? +1 और +3, यानी कि +2 वाले कैटायंस एलम नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एलम बनाएगा क्या? नहीं, मना कर दो। सोडियम बनाएगा कि? यस बनाएगा। एल्यूमिनियम बनाएगा कि? यस बनाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अपन सोच सकते हैं। तो +1 कैटायन होना चाहिए, +3 कैटायन होना चाहिए। एनायन के नाम पे ओनली सल्फेट, यानी एलम बनाना किसकी प्रॉपर्टी है? तो ओनली सल्फेट सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी है। सल्फेट क्योंकि सल्फेट एनायन है, एनायन इसमें एक ही तरह का, कैटायन दो तरह के हैं। हाइड्रेटेड और है, इसका मतलब ये समझ लो, मैंने आपको जब सल्फेट्स की सॉल्विटी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था सल्फेट्स पानी में जनरली घुल जाते हैं। तो ये हाइड्रेटेड सल्फेट्स है, इनके +1 +3 के इनकी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खोखले कंपाउंड होते हैं जनरली, ठीक है ना, और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनको बोलते हैं एलम। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो बेटा, M2SO4 में M की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे, सल्फेट -2 होता है, तो ये दोनों मेटल मिलके हो गए +2 के। अगर 2 +2 के हैं तो 1 +1 का 1 है बेटा, तो ये +1 का मेटल है। ऐसे ये +3 का इसका निकालोगे तो इसका 3, इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज उसके पाँव में, ऐसा होता है। तो इसके पाँव में जो चार्ज है वो इसका है, तो यानी यहाँ +3 चार्ज है। मैंने कहा था मेटल, एक तो मेटल +1, एक मेटल +3, ये +1 +3 बोल दिया बेटा। एक सल्फेट बोला था, ये सल्फेट, ये भी सल्फेट है। इसके साथ में है ना सल्फेट लगेगा 1, लेकिन इसके साथ में सल्फेट लगेंगे 3, क्योंकि इसका चार्ज है 3, 3 दूनी 6, 6 को बैलेंस करने के लिए सल्फेट लगेंगे 3। इसलिए एक तो है M2SO4, एक M2SO4 का होल थ्राइस, और एक 24H2O। 24H2O इसलिए लेते हैं क्योंकि जनरली एक मेटल को चाहिए 6 पानी के मॉलिक्यूल। एक मेटल आयन को सराउंड करने वाले मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं बेटा? जनरली 6। तो 6 होते हैं, तो 6 वाले 2 यहाँ चाहिए और 6 वाले 2 यहाँ चाहिए, तो कुल 24 हो गए कि नहीं हो गया बेटा? तो ये 24 का हिसाब किताब है। कुछ किताबों में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है MM-सल्फेट 2.12H2O। अब होता क्या बेटा, मैक्सिमम किताबों में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो लोगों ने रट लिया है कि एलम का मतलब M2SO4 का होल थ्राइस, M2SO4 का होल थ्राइस .24H2 याद कर लिया है। अब ये याद करना गलत बात नहीं है, लेकिन ये गलत बात है कि आप इसको समझे बगैर याद कर लो। अब आप थोड़ा सोचो बेटा, आपने एक हिंदी में एक नाम सुना होगा, मूलानुपाती सूत्र, इंग्लिश वालों के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला जो है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूं जो कि इन सबको डिवाइड करता हूं, बताओ इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1, तो ये गया 1 M डैश को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 M है, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 M डैश हो जाएगा। सल्फेट कितने? 1, और यहाँ 3 4, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, और पानी 24 है, 2 से डिवाइड करूंगा 12। क्या ये सारे मॉलिक्यूल 2 से डिविजिबल है? तो आंसर है यस, यानी कि सारे के सारे अणु की संख्या 2 से भाज्य है। अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो उसको बोलते हैं 2 से भाज्य है। अगर इस सारे के सारे को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो फॉर्मूला ये बन रहा है, और ये वाला फॉर्मूला कहलाता है मूलानुपाती सूत्र, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी कि एलम्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। या तो एलम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है M2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। सेकंड तरीका है MM- सल्फेट का होल ट्वाइस .12H2O। ये रहा दूसरा तरीका। ये है EF और ये है MF। MF का फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि
है ना, आणविक सूत्र, जबकि EF का फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र। लिथियम आयन, मैंने अभी कहा था ये मेटल आयन जो भी हो उनके पास 6 पानी के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन लिथियम आयन इतना छोटा है कि इसके बाद 6 पानी के मॉलिक्यूल सराउंड नहीं कर सकते, और ये कारण है कि हम ये कहेंगे लिथियम आयन एलम नहीं बनाएगा। हालांकि लिथियम को शक आपको इसलिए होगा बिकॉज लिथियम +1 में एग्जिस्ट करता है, तो लिथियम +1 का तो है, तो एक्सेप्शन मान लो इसको। वैसे भी आप जानते हो लिथियम के एक्सेप्शन बहुत फेमस है, तो एक और एक्सेप्शन जोड़ लेना लिथियम वालों के अंदर कि लिथियम का साइज अत्यधिक छोटा होने के कारण वह एलम का निर्माण नहीं करता। ड्यू टू एक्सेसिवली स्मॉल साइज ऑफ लिथियम प्लस आयन इट डज नॉट फॉर्म एलम, तो यहाँ पर लिथियम कांट फॉर्म एलम। एग्जांपल्स एलम के ये रहा K2SO4.Al2SO4 होता है, ये रहा +1, ये रहा +3 सल्फेट, तो साथ में 24H2O बोलते हैं पोटाश एलम। पोटेशियम से बना हुआ और एल्यूमिनियम से बना हुआ है तो पोटाश एलम। अगर यहाँ पे क्रोम होता, क्रोमियम होता तो क्रोम एलम। तो पोटेशियम से बना हुआ पोटैश एलम, ऐसे ही क्या बोलते हैं क्रोम एलम भी हो सकता था। तो ध्यान रख लीजिएगा K2SO4.Al2SO4 होता है 24H2O, ये हो गया। एक और पॉइंट जो कि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये वाला, इस पॉइंट को जरूर गौर कीजिएगा, इट इज डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट है। कुछ लोग गलतफहमी होती है कि सर ये क्या बिना बात की बात कर रहे हैं कि यहाँ 2 सॉल्ट दिख रहे हैं हमारे को, अब बोल रहे थे वो डबल सॉल्ट है। बहुत जोरदार पॉइंट बता रहा हूँ। क्या जोरदार बता रहे हैं इसमें? तो जोरदार पॉइंट ये है कि हर सॉल्ट जिसमें 2 सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जरूरी नहीं कि उसको डबल सॉल्ट कहें। डबल सॉल्ट कहवाने के पीछे एक शर्त है, और शर्त मैंने लिखी यहाँ पर, इट इज अ डबल सॉल्ट एंड गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट, यानी कि अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देने में ये सक्षम है। यानी कि ये वाला इट इज अ डबल सॉल्ट, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, ये एक द्विक लवण है। इसको लिखते हैं ऐसे, द्विक, द्विक मतलब 2 का बना हुआ द्विक लवण है, ये एक द्विक लवण है। एंड गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट, और अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देता है। ये लिखना है हिंदी वालों को। अब गौर से समझिएगा बेटा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। बताओ, M एक आयन है बेटा, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है। ये सभी आयन जब पानी में जाएंगे तो पानी में आयन जाके अलग अलग हो जाएंगे और अपना अपना परीक्षण देंगे कि हम भी प्रेजेंट है, हम भी प्रेजेंट है। जैसे होता है ना कि हम स्कूल में गए और हमने होमवर्क वगैरह पूरा किया हुआ है, टीचर है, छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ अभी, तो अपने आपको होमवर्क क्लास वर्क से क्या मतलब, तो जनरली छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई होती है बात। तो वो क्या होता है कि अपना होमवर्क बढ़िया तरह से करके आए, तो मैडम नाम पूछेगी नहीं उसके पहले कि हाँ भाई फला जो भी नाम दिया, गोपाल क्या सर प्रेजेंट सर, मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता है कि 2 बार 3 बार प्रेजेंट बोलते हैं, और जब होमवर्क नहीं किया हुआ होता है तो गोपाल जी कहाँ पर गुम हो जाएंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्या कहाँ छुपेंगे, क्या होगा, आवाज भी लगाएंगे यस सर बोलेंगे तो ऐसा कि वो नेगेटिव में यस सर चल रहा होगा, ठीक है ना। वो ध्वनि की जो तरंगे की जो है उनमें शक्ति इतनी होगी नहीं कि हमारे कान तक पहुंच सके। तो मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं दुबके हुए आयन होते हैं जो कि अपना परीक्षण, अपना टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं वो छोड़ देना कि केमिस्ट्री है लंबी चौड़ी है, सिखा दूंगा। अभी के लिए सीख लेना कि अगर ये डबल सॉल्ट है तो डबल सॉल्ट का मतलब उसकी डेफिनेशन ये है कि उसमें उपस्थित सभी आयंस का पानी में वो टेस्ट दे देगा। यानी क्या होगा कि जैसे इसको डबल सॉल्ट को, फिटकरी को आप पानी में डालोगे, उस पानी में खूब सारे आयंस पैदा हो जाएंगे और वो आयंस अपना अपना टेस्ट देंगे, यानी वो प्रेजेंट शो करेंगे कि हाँ भाई हम प्रेजेंट हैं। वो दुबकेंगे नहीं उस गोपाल की तरह, ठीक है ना, वो दुबकेंगे नहीं, वो एकदम प्रेजेंट शो करेंगे, यस सर ये मतलब ये वो वाले आयंस है जो अपना पूरा होमवर्क करके आए और इनको कोई डर नहीं है दुनिया का कि कोई हमको देख लेगा। हाँ देख लो कि हम कौन है, पहचान लो, है ना, ये टेस्ट देते हैं। तो अगर कहीं लिखा हुआ है डबल सॉल्ट लिखा हुआ है तो आज के बाद डबल सॉल्ट का मतलब समझ जाना कि वो अपने प्रेजेंस यानी अपनी उपस्थिति का परीक्षण जरूर देंगे। क्या देंगे अगर वो भी आपको सीखना है तो वो बताया तो आपको, हालांकि वो बहुत ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सीख लो। चलो एक आपको एक सबक बताता हूँ इसी बात पर। चलो यहाँ पे लेते हैं इसको।
किसी को ज़्यादा सीखना हो तो सीख लो, काम की चीज़ है, काम ही आएगी, है ना। देख लो कि ये पोटेश एलम है, पोटेश एलम में अगर टेस्ट करना है तो कौन कौन सा आयन का टेस्ट देगा। पोटेशियम आयन तो बहुत नॉन रिएक्टिव आयन है, रिएक्शन ही नहीं करता है, मुश्किल से रिएक्शन करता है, तो ये प्रेजेंट तो है, ये अपना टेस्ट भी दे सकता है, लेकिन इसके टेस्ट कॉमन नहीं है। हमारे कोर्स में जो टेस्ट है वो एल्यूमिनियम और सल्फेट के हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ये छुपा रहेगा, ये भी है ना प्रेजेंट होगा, लेकिन टेस्ट जो हमें इजीली मिल पाता है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का मिल पाता है। तो मैं उनके टेस्ट बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम के दो बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है NaOH एक्सेस। आपको दिया गया पोटेश एलम दिया आपको और बोला बताओ कि इसमें ये पोटेश एलम में एल्यूमिनियम आयन है कि नहीं है। तो आपने कहा चलो देखते हैं एल्यूमिनियम आयन है कि नहीं है। आपने पोटेश एलम का सॉल्यूशन डेवलप किया और सॉल्यूशन मिला है NaOH एक्सेस, खूब सारा NaOH मिला दिया। अब आप जानते हैं बेटा कि NaOH का जो OH होगा वो अपने लिए ढूंढेगा एक प्लस, और ये रहा प्लस, तो ये OH इस पर अटैक करेगा तो बनाएगा AlOH का होल थ्राइस। लेकिन मैंने AH होल थ्राइस नहीं बनाया क्योंकि NaOH एक्सेस में लिखा हुआ है, एक्सेस में लिखा हुआ है, तो जो AlOH होल थ्राइस है, AlOH होल थ्राइस है, उस पर एक बार और NaOH अटैक कर जाएगा। आप सब जानते हैं बेटा ये वाला एम्फोटेरिक है, हिंदी में इसको उभयधर्मी कहते हैं, और उभयधर्मी पर NaOH की अभिक्रिया वापस होगी बेटा। तो बताओ ये जब रिएक्शन करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा। और सोडियम अगर किसी सॉल्ट के आगे लग गया मतलब वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर सॉल्युबल होगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक पारदर्शी विलयन मिलेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि अगर लैब में गए और आपको कहा कि बताओ इसमें एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो कुछ नहीं करो, NaOH खूब सारा डाल दो, खूब सारा NaOH डाल के शेक करोगे, तो अगर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया है मतलब एल्यूमिनियम होना चाहिए। कंफर्म नहीं है तो चलो ठीक है, हम ही कहेंगे होना चाहिए। अब कंफर्म कैसे करें, उसका एक और टेस्ट है एल्यूमिनियम का। अगर आपने NaOH की जगह वीक बेस लिया NH4OH, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो ये जो OH है बार बार अटैक कर देगा और ये बना देगा सॉल्ट बना देगा। लेकिन अगर वीक बेस लोगे, ये वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, वीक बेस का OH एक बार ही अटैक कर पाता है, और जब एक बार अटैक करेगा तो एल्यूमिनियम पर जब पहली बार अटैक होगा तो AlOH होल थ्राइस बनेगा। और आप सब जानते हैं बेटा AlOH होल थ्राइस की लैब में पहचान है कि वो जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि जेलेटिनियस व्हाइट अवक्षेप होता है। जेलेटिनियस व्हाइट अवक्षेप का मतलब जेल नुमा और सफेद अवक्षेप, जेल जैसा दिखने वाला, जेल जैसा सफेद दिखता है, तो जेल जैसा सफेद दिखते ही आप समझ जाओगे कि वो एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो इन दोनों से एल्यूमिनियम का टेस्ट हो गया है। अब रहा सल्फेट आयन का टेस्ट। तो सल्फेट आयन के टेस्ट के लिए याद कर लेना, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं। बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ बहुत आसानी से क्रिया करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बना लेता है। और मैंने बताया था व्हाइट पीपीटी तो लैब में खूब सारे होते हैं, बेरियम सल्फेट की पीपीटी की पहचान है ये किसी भी एसिड जैसे कि HCl या HNO3 में नहीं घुलता है ना। इट इज इनसॉल्युबल इन एसिड्स लाइक HCl और HNO3। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने बेरियम क्लोराइड डाला, सुन लेना ढंग से, ये रिएक्शन देख लिया आपने, मैं जो पूछ रहा हूँ सुन लो। एक सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन में मैंने बाहर से डाला बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और डालते ही सफेद पीपीटी आ गया। ऐसा सफेद पीपीटी जो किसी में नहीं घुल रहा है, HCl HNO3 किसी में नहीं घुल रहा है, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, तो ध्यान रखना कि निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो भी मैंने शुरू में सॉल्ट लिया था उसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है, यानी सल्फेट आयन का टेस्ट होता है ये। एल्यूमिनियम के दो टेस्ट बता दिए मैंने, एक तो NaOH एक्सेस में ले लो तो पारदर्शी विलयन यानी कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप NH4OH लेते हो तो मिल जाएगा आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी जेल नुमा सफेद अवक्षेप मिल जाएगा। इस तरह से हम एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन के टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट आपको और भी काम आएंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। एंजॉय योर डे। और रिएक्शन अपन ने काफी कर लिया बेटा, ग्रुप 13 अपन ने फिनिश कर लिया है। ग्रुप 13 आपके बोर्ड के कोर्स में नहीं है, ये मैं चला के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब अपने नोट्स बनाओ पढ़ो तो आपको ध्यान रहे कि मैं बोर्ड के लिए क्या पढ़ना है और क्या दूसरे नॉर्मल टॉपिक्स हैं। दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर बोर्ड, लेकिन क्योंकि अपन बेसिक प्रिपरेशन तो नीट की कर रहे हैं बेटा, ठीक है बोर्ड का भी है, लेकिन नीट का प्रिपरेशन तो बेसिक कर रहे हैं, तो नीट के लिए तो बेटा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ना। इनमें से किसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अपन नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे ग्रुप 14, जो कि बहुत छोटा सा है, स्टार्ट करते ही खत्म होने लगेगा, और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका ग्रुप 15, जो कि आपका क्लास 12 का ही पोर्शन है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।